नमस्कार। क्लास 10th की विज्ञान की एनसीईआरटी बुक हमने शुरू की थी, जिसमें अध्याय 2 जो है, जिसका नाम था अम्ल, क्षारक और लवण, ये हमने पिछली क्लास में शुरू किया था। इसी अध्याय के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आज की क्लास में लेंगे और आज की क्लास में इस अध्याय को हम कंप्लीट करेंगे। इन क्लासों में जो भी आपको मैटर दिया जा रहा है वो सारा एनसीईआरटी पे बेस्ड है। तो देखिए, इसमें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि कोई भी विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, ये किससे पता चलता है? सूचक से। और कई प्रकार के सूचक पढ़े थे, जिसमें प्राकृतिक, कृत्रिम और सार्वत्रिक सूचक थे, जो हमें ये बताते हैं कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय। लेकिन पीएच स्केल हमें ये बताएगा कि अम्लीय और क्षारीय की प्रबलता कितनी है। तो पीएच स्केल में देखिए कि किसी भी विलयन में H पॉजिटिव आयन की सांद्रता कितनी है, H पॉजिटिव आयन कितने मिलेंगे, उस आधार पे एक स्केल विकसित की गई है, जिसे क्या कहा जाता है? पीएच स्केल। इसमें यहाँ देखिए, पीएच स्केल में जो P है, P जो है एक जर्मन शब्द है, इसे पोटेंज या पुसांस कहा जाता है। और इस जर्मन शब्द पोटेंज का जो अर्थ है वो होता है शक्ति, या फिर इंग्लिश में आप बोल सकते हो पावर। यानी किसी भी विलयन के अंदर यदि वो अम्लीय है तो कितनी पावर है, यानी कितनी प्रबलता है, क्षारीय है तो कितनी प्रबलता है, ये किससे पता चलता है? पीएच स्केल से। अब देखिए, इसमें पीएच स्केल के अंदर जो मान है, पीएच स्केल शुरू होती है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। एक तो आपको डिवीजन क्या याद रखना है? 7। फिर उसके बाद 14 तक। इसमें ध्यान रखिए, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो विलयन कैसा है? उदासीन है। इसका मतलब ना तो उसकी प्रकृति अम्लीय है, ना ही क्षारीय। लेकिन यदि 7 से कम है पीएच मान, तो उस घोल की या विलयन की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। 7 से यदि ज्यादा पीएच मान मिलता है तो उस विलयन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय। अब इसमें देखिए, इस जो ये माध्य हमने लिया है, इस 7 से जितना इधर की तरफ जाओगे उतनी ही अम्ल की प्रबलता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यानी जितना पीएच मान कम मिलेगा उतनी ही अम्लीयता क्या होगी? ज्यादा। यानी कम पीएच मान वाले जो अम्ल होते हैं वो प्रबल मिलेंगे। और यहाँ देखेंगे, जितना पीएच मान ज्यादा होगा उतनी ही प्रकृति कैसी होती जाएगी? क्षारकीय। यानी जो प्रबल क्षारक होते हैं उनका पीएच मान आपको 14 के आसपास मिलेगा। तो आपने देखा कि अम्ल और क्षार जो हैं उनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ऐसे ही क्षारक जो है उनको भी प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, ये किस पे आधारित होंगे? पीएच के मान पे। अब इसमें आगे देखिए, ये जो है पीएच मान आपको बताया कि पीएच मान यदि 7 है तो घोल कैसा है? उदासीन है। पीएच मान यदि 7 से कम है, 7 से कम है तो विलयन जो होगा वो होगा अम्लीय। और पीएच मान 7 से ज्यादा है तो कैसा होगा? क्षारकीय। उसके बाद आगे इसमें देखिए, आपको ये बताया था उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराई जाती है ताकि एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं? खत्म करते हैं। तो इसमें ध्यान रखिए, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराते हैं तो जो पदार्थ बनता है वो बनता है लवण और जल। और लवण और जल दोनों की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। यानी एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। इस तरीके से आपके एनसीईआरटी बुक में चित्र बना के दे रखा है कि यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। H पॉजिटिव आयन की मात्रा यदि ज्यादा है, मात्रा यदि ज्यादा है इस तरीके से, तो वो अम्ल कैसा होगा? प्रबल अम्ल होगा। और उसका पीएच मान जो है वो कैसा होगा? कम होगा। उसके बाद यहाँ देखिए, अगर H पॉजिटिव आयन की मात्रा कम है तो पीएच मान क्या मिलेगा आपको? ज्यादा मिलेगा, 7 के आसपास जाएंगे। वैसे ही दुर्बल क्षार की बात करते हैं तो दुर्बल क्षार में 7 के पास में जो है वो तो दुर्बल क्षार हैं, लेकिन 14 की साइड में जो हैं वो कैसे हैं? प्रबल क्षार हैं। तो इस तरीके से पीएच स्केल के आधार पे हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि अम्ल या क्षार जो है उनकी प्रबलता कैसी है। उसके बाद आगे देखिए, ये जो उदाहरण दे रखे हैं ये भी पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हम यूज करते हैं सिरके में। सिरका जो होता है अचार बनाने के काम आता है। सिरके को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेनेगर। इस वेनेगर के अंदर
जो है एक बहुत ही दुर्बल अम्ल पाया जाता है जिसे कहा जाता है एसिटिक एसिड। ये दुर्बल होता है इसीलिए इसे हम खाद्य पदार्थों में काम ले सकते हैं, क्योंकि अम्ल जो हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक, यानी किसी भी परत पे वो गिरते हैं तो उसको कुरेद देते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये कैसा है, दुर्बल अम्ल है तो ये कुरेदेगा नहीं। दूसरा यहाँ पे दे रखा है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला है H2CO3। कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो हमें चरचरा स्वाद आता है वो कौन से एसिड की वजह से आता है, कार्बोनिक एसिड की वजह से। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब हम खोलते हैं तो उसमें से आवाज आती है, उसमें से गैस निकलती है। तो यदि बोतल को उसमें से खोला जाए तो उसमें से एक गैस जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड ये निकल जाती है। तो ध्यान रखेंगे उसमें एसिड है कौन सा, कार्बोनिक एसिड। और ये एसिड कैसा है, दुर्बल एसिड है, इसीलिए हम इसको खाद्य पदार्थ में काम ले सकते हैं। लेकिन कुछ प्रबल अम्ल हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है और निट्रिक अम्ल है, इनको खाद्य पदार्थों में काम नहीं लिया जा सकता। उसके बाद देखिए OH आयन की मात्रा कितनी है, उस आधार पे पता लगेगा कि दुर्बल क्षार है या प्रबल क्षार है। तो प्रबल क्षार जो है ये हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और दुर्बल क्षार में यदि देखेंगे तो कौन सा आएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। प्रबलता या दुर्बलता इस तरीके से पता चलती है कि जब इनको पानी में घोला जाता है तो उस समय ये कितने आयन की मात्रा देते हैं। जैसे किसी अम्ल को यदि पानी में घोला गया, यदि वो H पॉजिटिव की मात्रा ज़्यादा देता है तो वो अम्ल कैसा है, प्रबल है। यदि वो H पॉजिटिव की मात्रा दूसरे अम्ल की तुलना में कम देता है तो वो कैसा है, दुर्बल अम्ल है। तो इन आयन की जो सांद्रता है उसके आधार पे इनकी प्रबलता ज्ञात की जाती है। अब देखिए वापस इस तरीके से बना रखा है कि ये जो 7 मान है pH मान, इधर की तरफ जाएंगे तो क्षारक प्रकृति जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। और इधर की तरफ आएंगे तो कौन सी प्रकृति बढ़ेगी, अम्लीय प्रकृति। और 7 जो है ये मान आता है तो कैसा होगा, उदासीन। H पॉजिटिव की सांद्रता में इस साइड वृद्धि होगी और इस साइड जो है H पॉजिटिव की सांद्रता में क्या होगी, कमी होगी। उसके बाद आगे देखिए इसमें दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि पौधे और पशु यानी जीव जितने भी हैं वो pH के प्रति क्या हैं, संवेदनशील हैं। जैसे उदाहरण ले सकते हैं कि हमारा शरीर जो है एक नॉर्मल pH ये रेंज है इसके बीच में काम करता है 7 से 7.8। pH मान जो है ऊपर नीचे होने से शरीर में परेशानी होती है। तो उसमें देखेंगे कौन कौन सी, जैसे कि आप देखते होंगे कई बार पेट में एसिडिटी होती है। जैसे ये हमारे पाचन तंत्र का pH, तो पाचन तंत्र का pH देखेंगे, हमने पाचन तंत्र पढ़ा था तब देखा था कि उदर में एक अम्ल निकलता है, उस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये जो उदर में जठर रस पाया जाता है उसकी प्रकृति को कैसा करता है, अम्लीय। इसका निकलना भी जरूरी है क्योंकि जठर रस में जो एंजाइम पाए जाते हैं उनको अपना काम करने के लिए कैसी प्रकृति चाहिए, अम्लीय। लेकिन कई बार हमारे खाने की जो हैबिट है वो गलत होने की वजह से ये HCl ज़्यादा निकलता है। जैसे कि हम लंबे समय तक भूखे रह जाते हैं तो HCl की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा निकलती है, जिससे पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है। और ये अधिक अम्लीयता होने के कारण उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है। तो अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द या जलन का अनुभव होता है। और इस एसिडिटी को रोकने के लिए जो दवाइयाँ ली जाती हैं उन्हें एंटा एसिड कहते हैं। उसके बाद देखिए इसमें अब अभी बताया था आपको कि अम्ल का यदि प्रभाव खत्म करना है तो उसकी जो अभिक्रिया है किससे करानी चाहिए, क्षारक से। तो पेट में जो अम्ल निकला है वो है HCl और क्षारक यदि यूज लिया जाता है तो एक सफ़ेद रंग की गाढ़ी सी दवाई दी जाती है डॉक्टर द्वारा, सिरप दिया जाता है, उसमें जो सॉल्ट पाया जाता है वो होता है मैग्नीशियम सल्फेट। और मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये एक क्षारक होता है और इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि ये सफ़ेद रंग का होता है तो इसे मैग्नीशिया का दूध या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए कौन सा एंटा एसिड यूज करते हैं, तो इसे कहा जाता है मैग्नीशिया का दूध या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर इसे बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद आगे देखिए इसमें तो आपको पता चला यहाँ कि हमारा शरीर जो है एक परास में काम कर रहा है 7 से लेके 7.8। फिर बात करते हैं अम्लीय वर्षा की। तो इसमें ध्यान रखिए अम्लीय वर्षा जो है किस कारण होती है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है
और वर्षा में जो जल आता है उस जल में, जल का सूत्र क्या है, H2O। लेकिन वर्षा के अंदर हमारे जो वायुमंडल है, वायुमंडल में प्रदूषण की वजह से बहुत सारी गैसें हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये गैसें इस जल से अभिक्रिया कर जाती हैं और जल से अभिक्रिया करने की वजह से, जैसे SO2 से यदि अभिक्रिया करेगी तो अम्ल बना देगी H2SO4। यानी ऊपर से जो है बरसात के पानी में क्या बरस रहा है, अम्ल बरस रहा है। अब यहाँ देखेंगे कि अम्लीय वर्षा किसे कहा जाएगा, जब उस वर्षा के जल का pH मान 5.6 से भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हमने अभी पढ़ा कि यदि जल की बात करें तो जल उदासीन होता है और उसका pH मान कितना होता है, 7। लेकिन जल के अंदर यहाँ अम्ल बने जा रहा है तो उसके बाद pH मान क्या होगा, कम होता जाएगा। और यदि वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो गया तो उस वाली वर्षा को हम कौन सी वर्षा कहेंगे, अम्लीय वर्षा। तो ये ऐसे फैक्ट्स याद रखने हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। उसके बाद आगे देखिए, इसमें मिट्टी का pH। तो यदि अम्लीय वर्षा होगी तो उससे मिट्टी कैसी हो सकती है, अम्लीय हो सकती है। कई बार सिंचाई अधिक करने से उसकी वजह से भी मिट्टी की जो अम्लीयता या क्षारीयता की जो प्रकृति है वो घट या बढ़ जाती है। तो इसमें ध्यान रखिए, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट pH परास की आवश्यकता होती है। जैसे जीवों को एक रेंज जो चाहिए है pH की, उसी तरीके से पौधों को भी एक रेंज चाहिए होती है। तो इसमें ध्यान रखिए, यदि किसी स्थान की मिट्टी का pH मान कम या अधिक होता है तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार, अगर मिट्टी क्षारकीय हो रखी है तो क्या यूज करेगा, अम्लीय पदार्थ। और यदि अम्लीय हो चुकी है तो कैसे पदार्थ यूज करता है किसान, क्षारीय। आप देखेंगे इसमें जैसे जिप्सम का यूज किया जाता है तो ये मिट्टी की प्रकृति चेंज होने के कारण किया जाता है। उसके बाद देखिए, अब बात करते हैं हम दंत क्षय की। दंत क्षय जो है इसे इंग्लिश में कहा जाता है टूथ डिके, यानी दांतों में खड्डे हो जाना, छेद हो जाना। ये किस कारण से होते हैं, देखिए मुंह का pH मान जो है कितना कम हो जाता है, 5.5 से कम। यानी आप 7 से कम की ओर जा रहे हो, यानी मुंह का pH मान, pH कैसा हो गया है, अम्लीय हो गया है। अब ऐसा यदि मुंह के अंदर एसिडिटी है तो अम्लीय प्रभाव है तो दांत जो हैं उनका क्षय होने लगेगा, क्योंकि आपको बताया था अम्ल का जो गुण होता है वो होता है संक्षारक। जहां पे भी अम्ल गिरता है वो उस परत को वो क्या करेगा, कुरेदेगा। तो दांतों को कुरेदने लगता है अम्ल, जिसकी वजह से दांतों में खड्डे पड़ जाते हैं और उसे हम बोलते हैं दंत क्षय या टूथ डिके। अब ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण देखिए, यहाँ ध्यान रखना है आपको कि दांतों में जो है, दांत के ऊपर जो परत होती है उसे हम कहते हैं इनेमल, हिंदी में कहा जाता है दंत वलक। ये किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। और इसका एक क्वेश्चन और आता है, ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है जो कि पानी में तो नहीं घुलता, लेकिन यदि हमारे मुंह के अंदर अम्ल बन चुका है तो अम्ल में घुल जाएगा। और अम्ल भी क्यों बनता है, जैसे कि आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद मुंह को यदि ढंग से साफ नहीं किया तो जो खाद्य पदार्थ हैं वो दांतों में फंसे रह जाते हैं और उन पे फिर जीवाणु लग जाते हैं। और जीवाणु वहाँ पे किण्वन के कारण क्या बना देते हैं, मुंह में एसिड बनाते हैं। और मुंह में यदि एसिड बना तो pH मान कम जाएगा और वो एसिड फिर दांत की जो ऊपर की परत है जिसे हम क्या कहते हैं, इनेमल, उसको कुरेदने लगता है और दांत कमजोर हो जाते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाते हैं दांत। इसीलिए जो दंत मंजन होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय, क्योंकि अम्लीयता को कम करने के लिए कैसा पदार्थ चाहिए होगा, क्षारकीय। तो क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग कर अम्ल की अधिक मात्रा है उसको क्या किया जा सकता है, उदासीन। तो अब इतनी चीजों में आपके लिए याद करने वाली क्या बात है, एक तो ध्यान रखना है कि मुंह का pH मान कितने से कम होने पे टूथ डिके जो है उसका डर रहता है, तो वो 5.5 से कम। दूसरा इसमें ध्यान रखना है कि क्षारकीय दंत मंजन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मुंह के अंदर जो अम्लीयता की मात्रा है वो बढ़ रही है तो उसको कम करने के लिए यूज किया जाता है। तीसरा ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शरीर का सबसे कठोर भाग जो है या कठोर पदार्थ कौन सा है, तो वो है दांतों का इनेमल, दांतों की ऊपर वाली परत। और ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की। उसके बाद आगे देखिए, पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। इसमें ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि मधुमक्खी का जो डंक है, मधुमक्खी जब हमें डंक मारती है
तो दर्द और जलन महसूस होती है। उसका कारण है कि मधुमक्खी के डंक में एक अम्ल पाया जाता है जिसे हम मीथेनोइक अम्ल कहते हैं। क्या कहा जाता है? मीथेनोइक अम्ल। इस मीथेनोइक अम्ल का एक कॉमन नेम भी है, इसे फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। अब इसके डंक मारने से जो जलन महसूस हो रही है उसको कम करने के लिए, क्योंकि इसके डंक के साथ अम्ल गया है, तो एक क्षारक को यूज कर सकते हैं। तो क्षारक में ध्यान रखिए, घर में क्या मिलता है हमें? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा यदि काम में लेंगे तो ये इसके प्रभाव को क्या कर देगा? खत्म कर देगा, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी जिससे इसके डंक का प्रभाव क्या होगा? खत्म होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मीथेनोइक लिखा आएगा या फॉर्मिक अम्ल लिखा आएगा? मधुमक्खी के डंक के प्रभाव को खत्म करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो घरेलू चीजों में हमें क्या मिल सकता है? बेकिंग सोडा मिल सकता है। उसके बाद आगे देखिए, इसमें बात करते हैं नेटल के डंक वाले बाल। जंगलों में जंगली जो घास होती है उसमें एक ऐसा पौधा मिलता है जिसमें इस तरीके के बाल से होते हैं पत्तों पे, और यदि इनके हम टच हो जाते हैं तो खुजली चल जाती है और दर्द और जलन महसूस होता है। तो यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक रूप से इसी नेटल के पास में एक पौधा और होता है, डाक का पौधा, और इसके रस में क्या पाया जाता है? क्षार। तो इस पत्ती के रस में तो निकला अम्ल, वही वाला अम्ल जो मधुमक्खी के डंक में निकल रहा था जिसका नाम था मीथेनोइक अम्ल, और उस अम्ल की जो प्रभाव है उसको खत्म करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? डाक के पौधे का। ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी बुक में हैं, तो ध्यान रखिए कि नेटल का पौधा जहां मिलता है प्रकृति में उसके आसपास ही डाक का पौधा मिलता है, लेकिन हमें इस उदासीनीकरण अभिक्रिया का ज्ञान होना चाहिए कि नेटल के पौधे के डंक से तो हमें हमारे शरीर में क्या टच हुआ है? अम्ल, और अम्ल का प्रभाव खत्म करने के लिए हमें क्या यूज करना है? क्षार। उसके बाद आगे देखिए, ये आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था लवणों का पीएच, कि यदि अम्ल और क्षारक दोनों ही प्रबल हैं तो जो नमक बनेगा इनके उदासीनीकरण अभिक्रिया से वो उदासीन होगा और उसका पीएच मान कितना होगा? 7। अम्ल प्रबल है लेकिन क्षार कैसा है? दुर्बल है, तो लवण तो बन जाएगा, लेकिन लवण की जो प्रकृति है, क्योंकि अम्ल की प्रकृति यहाँ पे प्रबल है, तो ये अम्लीय लवण बनेगा, यानी इसका पीएच मान थोड़ा 7 से क्या मिलेगा? कम मिलेगा। क्षार प्रबल है, क्षारक प्रबल है, और अम्ल कैसा है? दुर्बल है, तो क्षारक की प्रबलता ज्यादा है तो लवण कैसा मिलेगा? क्षारकीय। ये जो उदाहरण है आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, सोडियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखिए, साधारण नमक के कुछ रसायन जो हम दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं वो एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। पहला तो दे रखा है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है विरंजक चूर्ण, तीसरा है बेकिंग सोडा, फिर है धोने का सोडा, एक कैल्शियम का जो है रसायन दे रखा है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन सभी के हमें एक तो सूत्र याद करने हैं, दूसरा इनका उपयोग याद करना है कि ये कहाँ काम में लिए जाते हैं। एक आपको इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की जो विधि है वो भी एनसीईआरटी बुक में बिल्कुल डायग्राम बना के दे रखी है, तो उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, वो देखेंगे अभी। तो इसमें देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कैसे मिलता है? सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक का कैसा विलयन बनाना है? जलीय विलयन, यानी नमक वाला पानी लेना है। उसके बाद देखेंगे इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये टूट जाएगा, यानी वियोजित हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले इस चित्र को देखिए आप। इस चित्र में यहाँ पे इस कंटेनर में क्या किया है? NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, लेकिन इसमें लिया क्या? सोडियम क्लोराइड, यानी नमक और पानी, ये घोल लिए इसमें, और फिर इसमें 2 रॉड लगा रखी है, एक एनोड है और एक कौन सी है? कैथोड, और विद्युत धारा प्रवाहित करी। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये जो Na है ये Na पॉजिटिव में बना और ये Cl नेगेटिव में, इधर H2O भी टूटा, जल भी, इधर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। उसके बाद ये इसके साथ अभिक्रिया कर गया और क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें ध्यान रखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इस विधि से बना है कि लवणीय जल जो होता है, नमक वाला पानी, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करनी है,
तो यहाँ जो घोल मिलेगा वो घोल कौन सा है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। उसके बाद इसमें देखिए यहाँ जो ये दो रॉड हैं, एक तो है एनोड और एक है कैथोड। इसमें एनोड पे आपको गैस मिलेगी क्लोरीन गैस, इस अभिक्रिया में कौन सी गैस निकली है, क्लोरीन गैस। और कैथोड पे एक गैस मिलेगी जो कि कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। ये पूरा डायग्राम बना के इतना इंपॉर्टेंट इसे इसलिए बताया गया है क्योंकि इस विधि में आपको जो तीन पदार्थ मिल रहे हैं उन तीनों के ही अलग अलग उपयोग किए जाते हैं। क्या किया है, लवणीय जल लिया है, नमक को पानी में घोला गया है और विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद एक तो मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा मिला क्लोरीन और तीसरा क्या मिला, हाइड्रोजन। अब यहाँ जो मेन प्रोडक्ट है, एक तो क्लोरीन मिला है और दूसरा ये मिला है क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। अब दो चीजें इसमें ज्यादा मिल रही हैं, इसलिए इस विधि को क्या कहा जाता है, क्लोर क्षार विधि कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्लोर क्षार विधि। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्लोरीन जो है किस विधि से बनाए जाते हैं, क्लोर क्षार विधि से। और इस चित्र को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा कि एनोड पे कौन सी गैस मिलती है, क्लोरीन गैस, कैथोड पे कौन सी मिलती है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे कैथोड वाली साइड में जो ये जलीय विलयन मिल रहा है ये कौन सा मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब तीनों के अलग अलग उपयोग देखिए। क्लोरीन गैस जो है कहाँ कहाँ काम आएगी, जल की सफाई में काम आएगी। अभी आगे वाला जो हम रसायन पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण, वो कुएं के जल को साफ करने के लिए काम आता है और उस विरंजक चूर्ण में क्लोरीन गैस ही होती है। तो पानी को साफ करने के लिए कौन सी काम आती है, क्लोरीन गैस। स्विमिंग पूल को साफ करना है तो भी क्लोरीन गैस। पीवीसी पाइप बनाने हैं, पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉली विनाइल क्लोराइड। अब यहाँ देखो आप, फिर क्या है, क्लोरीन। यानी पीवीसी के जो पाइप वगैरह बनते हैं या फिर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप देखते होंगे, जैसे कि ये ड्रिप की जो बॉटल है या ड्रिप का जो सेट है, वो सब किससे बनते हैं, पीवीसी से बनते हैं। रोगाणुनाशक भी है ये, क्लोरीन गैस कैसी है, रोगाणुनाशक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, फिर इसके अंदर क्लोरो आ रहा है, क्लोरो यानी क्लोरीन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं रेफ्रिजरेंट्स यानी शीतलक बनाने के काम आते हैं, तो यहाँ पे भी क्लोरीन यूज आ रहा है। कीटनाशक, रोगाणुनाशक, सब में क्लोरीन काम आ रहा है। तो क्लोरीन गैस के बारे में ज़्यादातर ध्यान रखना कि ये कीटाणुनाशक है, इसलिए साफ सफाई वाले काम में क्लोरीन काम आती है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ हाइड्रोजन गैस की। हाइड्रोजन गैस एक तो ईंधन के रूप में काम आती है। रॉकेट में जो है, रॉकेट प्रोपेलेंट्स जो होते हैं या प्रणोदक होते हैं, उनमें कौन सी गैस काम ली जाती है, हाइड्रोजन गैस काम ली जाती है। क्योंकि हाइड्रोजन का दहन जो है बहुत जल्दी होता है और बहुत ही प्रेशर में इसमें गैसें बनती हैं, तो वो न्यूटन के तीसरे नियम के आधार पे उस रॉकेट को ऊपर की ओर बहुत तेजी से धक्का देती हैं। तो एक तो हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल की तरह काम आता है ईंधन में। दूसरा यहाँ देखिए एनसीईआरटी बुक में आपके लिख रखा है, ये शब्द लिख रखा है, इसे मार्जरीन पढ़ लिए या मार्गरीन पढ़िए। अब ये मार्गरीन क्या होता है, कृत्रिम घी जो होता है उसे हम मार्गरीन कहते हैं। कृत्रिम घी या फिर बोल दीजिए वनस्पति घी या जो डालडा कहते हैं वो क्या कहलाता है, मार्गरीन। अब मार्गरीन कैसे बनता है उसको देखिए। वनस्पति तेल जो होता है, वनस्पति तेल, उसमें से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कराई जाती है तो वो किस में बदल जाता है, वनस्पति घी में। इसी वनस्पति घी को कई प्रकार के इसके ब्रांड नाम है, जैसे डालडा घी कहा जाता है, कृत्रिम मक्खन भी कहते हैं, और जो एनसीईआरटी बुक का नाम है वो याद रखना है, मार्गरीन नाम है। ये जो प्रक्रिया है इसे हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है, या हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब है कि वनस्पति तेल जो है, तेल से क्या बना दिया गया है, घी बनाया गया है। कौन सी गैस को यूज करके, हाइड्रोजन गैस को। तो आपने हाइड्रोजन के यहाँ दो उपयोग देखे। पहला उपयोग कौन सा था, ईंधन के रूप में काम आ रही है। दूसरा आपने देखा मार्गरीन बनाने में काम आ रही है। तीसरा ध्यान रखना है, खाद यदि बनानी होती है अमोनिया के रूप में तो अमोनिया बनाने में भी हाइड्रोजन काम आती है। फिर उसके बाद ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड निकला है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ कहाँ काम आएगा, तो इसमें ध्यान रखिए, ये काम आएगा धातु से ग्रीस हटाने में।
ग्रीस जो है, ग्रीस को हटाने के लिए कौन सा काम आ सकता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। साबुन या अपमार्जक, साबुनीकरण की प्रक्रिया आगे हम पढ़ेंगे। साबुन बनाने में भी सोडा काम आता है, जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कागज बनाने के लिए काम आता है, और कृत्रिम फाइबर। ये सारे उपयोग जो हैं आपके किस में दे रखे हैं? एनसीईआरटी बुक में। तो ये ध्यान रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग धातु से ग्रीस हटाने में, साबुन और अपमार्जक बनाने में, और कागज बनाने के लिए, और कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए यहाँ उपयोग दे रखे हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रखे हैं कि एनोड पे कौन सी गैस है? क्लोरीन गैस। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। और कैथोड वाली साइड पे ही विलयन में कौन मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी अभिक्रिया से 3 चीज मिल रही हैं और तीनों ही उपयोग में ली जाती हैं। हाइड्रोजन के उपयोग बता दिए, ईंधन और मार्गरीन के रूप में। क्लोरीन जो है जल की स्वच्छता के लिए, स्विमिंग पूल की स्वच्छता के लिए काम आती है, पीवीसी बनाने के लिए, सीएफसी बनाने के लिए। उसके बाद इसमें ध्यान रखिए, ये वाला नहीं पढ़ना है अभी। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है? धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन और कागज बनाने के लिए। ये अभी पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है और क्या काम आता है। अब देखिए इसमें विरंजक चूर्ण, जिसे इंग्लिश में हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। विरंजक, रंजक का मतलब तो होता है कलर, और विरंजक यानी कलर उड़ाने वाला चूर्ण होता है। अब इसके 2 काम होते हैं। एक तो ये रंग उड़ाता है, दूसरी चीज ये कीटनाशक होता है। तो इसमें ध्यान रखिए, कीटनाशक या जीवाणुनाशक। तो देखिए ये बनता कैसे है? जो बुझा हुआ चूना है, सूक्ष्म बुझा हुआ चूना, जो कि कौन सा था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ा था। उससे कौन सी गैस पास करवा दी जाती है? क्लोरीन गैस। जैसे इसके ऊपर से क्लोरीन गैस निकाली जाती है, ये क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही क्या कहा जाता है? विरंजक चूर्ण। ये अभिक्रियाएं याद हो या नहीं हो, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ध्यान रखिए कि विरंजक चूर्ण जो है वो कलर उड़ाता है, और कलर उड़ाने में कौन सी गैस सहायक है? क्लोरीन गैस। जैसे कि आप देखते होंगे, कपड़ा जो है सफ़ेद कपड़ा, उस पर कोई दाग धब्बे लग गए हैं और हमें उसमें से वो दाग धब्बे हटाने हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर में डाल दिए जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का घोल बना के उसमें जब उस कपड़े को डुबोया जाता है तो उसमें तीखी सी गंध आती है। उसमें से कौन सी गैस उड़ रही है? क्लोरीन गैस। और क्लोरीन गैस जो है उस रंग को उड़ा के ले जाती है। तो क्लोरीन गैस यहाँ काम आ रही है, इसलिए इसे हम, दूसरी चीज ध्यान रखना है, विरंजक चूर्ण, इसे इंग्लिश में नाम क्या दे रहे हैं? ब्लीचिंग पाउडर। फिर देखिए ये कीटनाशक भी है, इसलिए क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि कुएं के जल को साफ करने के लिए जो सफेद पाउडर डाला जाता है वो क्या होता है? या तो लिखाएगा विरंजक चूर्ण, या फिर उसका ये नाम लिखाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या सूत्र भी लिखा सकता है। तो सूत्र भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए इसमें उपयोग दे रखे हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। वस्त्र उद्योग में सूती और लिनन जो होते हैं उनके विरंजन के लिए, यानी उनको बिल्कुल सफेद बनाने के लिए। कागज की फैक्ट्री में, कागज किससे बनता है? लकड़ी से। और लकड़ी की मज्जा का कलर जो है वो थोड़ा भूरा सा होता है। उसको बिल्कुल सफेद बनाने के लिए क्या काम लेते हैं? ब्लीचिंग पाउडर काम लेते हैं। रासायनिक उद्योगों में भी ये काम आता है, एक उपापचायक के रूप में। उसके बाद आके देखिए, पीने वाले पानी से यदि आपको जीवाणु मुक्त करना है या रोगाणुनाशक के रूप में ये काम आता है। तभी आपको बताया था कि कुएं के जल को साफ करने के लिए इस पाउडर को। अगला जो रसायन है सोडियम का, वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है, इसका सूत्र है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। जो हाइड्रोजन है उसको बाई भी कहा जाता है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे ध्यान रखना है, बेकिंग सोडा को यूज किया जाता है केक बनाना है या ब्रेड बनानी है या पाव रोटी बनानी है, तो उस समय क्या काम लेते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें देखिए आप, ब्रेड और केक जो है उसके अंदर छेद से होते हैं जिसमें हवा भरी रहती है और वो सॉफ्ट होते हैं। वो सॉफ्ट होने का कारण है कि उसमें क्या चीज मिलाई जाती है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, पहली बात आप देखिए कि ये एक क्या है? क्षारक है। और फिर कैसा है? दुर्बल क्षारक है। आपको बताया था प्रबल क्षारक या प्रबल अम्ल जो हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? संक्षारक प्रकृति के, यानी परत को कुरेद देंगे वो। ये दुर्बल क्षारक है और किस प्रकृति का है? असंक्षारक प्रकृति का, यानी कुरेदेगा नहीं। तो इसको हम खाद्य पदार्थ में काम में ले सकते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिए कि जैसे मैदे से ब्रेड या केक बनाया जा रहा है, तो उसके अंदर जैसे हमने पानी मिलाया, साथ में सोडा मिला दिया, और इस सोडे को जब गर्म किया जाता है,
विज्ञान के अंदर जो है ऊष्मा का संकेत इस तरीके से बनाया जाता है, ये निशान बनाया जाता है। जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट टूटेगा, एक तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट, जल बनेगा, मेन चीज ये बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वो जो मैदे का घोल है जब वो गर्म होगा तो उसमें से कौन सी गैस निकल निकल के जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो पीछे खाली जगह छोड़ जाती है। इसीलिए आप देखते होगे केक और ब्रेड में जो बीच में खाली छोटे छोटे छेद होते हैं वो इस गैस की वजह से बने हैं, ताकि वो नरम और फूले हुए बनते हैं। तो इसमें देखिए बेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी या केक में क्या उठता है, खमीर उठता है, और ये मुलायम और कैसा हो जाता है, स्पंजी होता है। ये तो है बेकिंग सोडा। दूसरा एक आता है बेकिंग पाउडर, जो केक में यूज ले रहे हैं। बेकिंग पाउडर जो है इसका थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस सोडा जो है इसका टेस्ट तो आता है साबुन की तरह, और केक यदि बनाना है तो एक चीज और आती है बाजार में जिसे कहा जाता है बेकिंग पाउडर। इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए इसी सोडा में जो हमने पीछे पढ़ा है, इसी सोडा के अंदर एक चीज और मिला दी जाती है, वो है टार्ट्रिक अम्ल। तो एग्जाम में ध्यान रखिए क्वेश्चन आए बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। बेकिंग सोडा तो सिंपल ये है सोडियम बाई कार्बोनेट, लेकिन बेकिंग पाउडर की बात करें तो इसी सोडा में एक अम्ल मिक्स कर रखा है, टार्ट्रिक अम्ल, टेस्ट को बढ़ाने के लिए। जबकि इस सोडा का काम यही होता है कि गर्म करने पे कौन सी गैस निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे वो खाद्य पदार्थ जो है वो सॉफ्ट बन जाता है। उसके बाद एक चीज और देखिए, ये सोडा किस प्रकृति का है, क्षारक का। तो अभी आपको बताया था कि यदि पेट में एसिडिटी हो जाती है तो डॉक्टर कौन सी दवाई दे रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। लेकिन आप डॉक्टर तक नहीं जा रहे हो तो भी घरेलू इलाज कर सकते हो। नॉर्मली एसिडिटी को कम करने के लिए घर में यदि सोडा पड़ा है तो उसे पानी में घोल के पिया जा सकता है। हम लोग घरों में इनो पीते हैं कई बार, इनो में देखना क्या चीज होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यही चीज पाई जाती है सोडा। तो ये एंटा एसिड जो है, एंटा एसिड की तरह काम करता है, उसी का एक संगठक है। उसके बाद आगे देखना है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग को बुझाने के काम आते हैं। आग को बुझाने का एक तो तरीका हो सकता है कि उस पर पानी डाल दिया जाए। दूसरा यहाँ ध्यान रखना है कि दो गैसें हैं, एक तो है ऑक्सीजन और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन गैस तो किसी भी वस्तु के दहन में सहायक होती है, और ये ध्यान रखना है किसी भी वस्तु के दहन को रोकने में सहायक होती है, यानी दहन नहीं होने देती, जलने नहीं देती है। तो ध्यान रखिए ऑक्सीजन की सप्लाई यदि कट कर दो, यानी कोई वस्तु जल रही है और उसको हम पूरी तरीके से ढक दें, ऑक्सीजन कट कर दें, तो वो वस्तु जो है उसका दहन रुक जाएगा। इसका सिंपल सा उदाहरण देख सकते हैं आप, मोमबत्ती जल रही है और उस पर आप ग्लास उल्टा करके रख दीजिए, वो थोड़ी सी देर तक जलेगी जब तक उस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन है। थोड़ी देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो चुकी है। बिना ऑक्सीजन के किसी भी वस्तु का दहन नहीं होता। दूसरा ध्यान रखना है, यदि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका वातावरण दे दिया जाए तो भी वो वस्तु जो है उसका दहन बंद हो सकता है। तो अग्निशामक जो यंत्र है उसमें एक अग्निशामक आता है सोडा अम्ल, जिसमें सोडा भी भर रखा है और क्या भर रखा है, अम्ल, और यही वाला सोडा है सोडियम बाई कार्बोनेट। अब इस अग्निशामक यंत्र को जैसे ही चालू करते हैं इन दोनों की अभिक्रिया होती है और कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब वातावरण में चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो वो जो वस्तु का दहन हो रहा है, जो चीजें जल रही हैं वो क्या हो जाएंगी, जलना बंद हो जाएंगी। उसके बाद आगे देखिए, इसमें धोने वाला सोडा। तो हमने 3 प्रकार के सोडे देखे। सबसे पहले आपने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कॉमन नाम दिया जाता है कास्टिक सोडा, साबुन बनाने के काम आता है। दूसरा अभी देखा सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि कैसा सोडा था, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी खाने के काम भी आ रहा है, खाद्य पदार्थों में काम ले रहे हैं। अब कौन सा है, धोने वाला सोडा। तो धोने का जो सोडा है वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में यहाँ 10 जो हैं क्रिस्टलीकृत जल भी मिलेगा, 10 अणु जो हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए ये कौन सा है, धोने वाला सोडा। अब एग्जाम में कंफ्यूज ना हो उसके लिए ध्यान रखना है, एक तो सोडा शब्द कहीं पे भी आए उनमें सोडियम जरूर होगा। तीनों आपने रसायन देखे, तीनों में सोडियम है। दूसरी चीज जिसमें ध्यान रखनी है, यदि याद करना है, तो कास्टिक सोडा तो साबुन बनाने वाला आ गया, ये तो याद हो जाएगा। इन दो में कंफ्यूजन होता है तो ध्यान रखिए
कि यहाँ कपड़े खुद धोने हैं, यानी ये सोडियम कार्बोनेट है, और खाना बनाना नहीं आता तो बाई को कह रहे हो तो सोडियम बाई कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा में तो सोडियम बाई कार्बोनेट और धोने वाले सोडा में डायरेक्ट कार्बोनेट है। तो ये दोनों ही कार्बोनेट है, लेकिन ये बाई कार्बोनेट है और ये क्या है, कार्बोनेट। और एक और ध्यान रखना है, धोने वाला सोडा के सूत्र में आगे क्रिस्टलीकृत जल है और उसके कितने अणु हैं, 10 अणु हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि 10 बाल्टी हमें पानी की चाहिए। तो इन तरीके से आप थोड़े सूत्र जो है याद हो सकते हैं और एग्जाम में आंसर टिक लग सकता है। तो ध्यान रखें, सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट लिया, उसी का पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ये इसकी अभिक्रिया बता रखी है कि यही वाला सोडियम कार्बोनेट लिया और इसको क्रिस्टलीकृत जल जो है उसको इसमें ऐड किया, तो क्या बन सकता है, धोने वाला सोडा। लेकिन ये अभिक्रिया नहीं याद करनी, धोने का सोडा आपको याद रखना है इसका सूत्र। उसके बाद आगे ध्यान रखिए, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। धोने वाले सोडे का उपयोग कांच बनाने में, साबुन बनाने में, कागज उद्योग में काम आता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है, घरों में साफ सफाई के लिए यूज होता है। और जल की स्थायी कठोरता, जल की कठोरता भी हम आगे वाले पाठों में पढ़ेंगे। तो एक तो स्थायी कठोरता होती है, एक अस्थायी कठोरता। और जल की कठोरता जो है वो किससे पता चलती है, जो जल जो है साबुन के साथ यदि अच्छे झाग देता है तो वो तो मृदु जल होता है, यानी सॉफ्ट वाटर होता है। और यदि किसी पानी के अंदर साबुन अच्छे झाग नहीं दे रहा तो उसे हार्ड वाटर या कठोर जल कहते हैं। और कठोरता को कम करने के लिए एक तो सिंपल तरीका होता है, पानी को गर्म कर दिया जाए। वैसी कठोरता तो कौन सी होती है, अस्थाई। लेकिन स्थायी कठोरता जो है उसको खत्म करने के लिए उसमें धोने वाला सोडा मिलाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आगे के पाठ में आएंगी। अगला लास्ट जो इसमें रसायन बचा है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला है ये कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका रसायन है, कैल्शियम का। कैल्शियम सल्फेट, और जो क्रिस्टलीकृत जल है उसमें अणु कितना है, आधा है। ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्या किया जाता है, जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका सूत्र बताइए, चारों में कैल्शियम सल्फेट दिया जाएगा। यहाँ जल के अणु कई जगह 1.5 लिखा आएगा, कई जगह आधा लिखा आएगा, या फिर 1 लिखा आ सकता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसे उसका सूत्र ये हो गया। अब ये बनता किससे है, यहाँ ध्यान रखना है, ये है जिप्सम। जिप्सम का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट और जल के अणु कितने हैं, 2। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम पीओपी भी कहते हैं, पीओपी में आधा है जल का अणु और जिप्सम में कितने हैं, 2 हैं, इतना ही फर्क है। तो जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो इस 2 में से 1.5 जल का अणु क्या हो जाता है, उड़ जाता है, और आधा बच जाता है और क्या बन जाता है, पीओपी। तो यहाँ पे प्रक्रिया ही बताई गई है कि जिप्सम को 373 केल्विन पर, ये जितने भी डेटा हैं एनसीईआरटी में अच्छे से देख लीजिए इनको, 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब होता है आधा, यानी जल के अणु कितने हैं, आधे, या अर्ध हाइड्रेट बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीओपी। यह सफेद चूर्ण होता है। जो पीओपी बना है वो कैसा है, सफेद चूर्ण है। इसमें यदि आपने, क्योंकि पहले तो गर्म करके पानी उड़ा दिया और पानी वापस मिलाओगे तो ये पुनः क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। और जिप्सम कैसा होता है, ठोस होता है। तो जिप्सम ठोस था, उसमें से पानी की कुछ मात्रा निकाल दी तो सफेद चूर्ण मिल गया, जिसे हमने क्या कहा, पीओपी। और यहाँ ध्यान रखना है, वापस पानी मिलाया तो क्या बन जाएगा, जिप्सम। अब ये कहाँ कहाँ काम आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है वो डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए, आप देखते होंगे हड्डी टूट जाती है तो जो प्लास्टर किया जाता है उसमें यही पाउडर काम लिया जाता है। तो जब चूर्ण होता है तो अब ये सॉफ्ट है और इसको पानी में मिला के जब सुखा देते हैं तो वो बिल्कुल हार्ड यानी जिप्सम बन जाता है। तो एक जगह हड्डियों को स्थिर रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। पीओपी से खिलौने भी बनाए जाते हैं, सजावट के सामान भी बनाए जाते हैं। दूसरा आप देखते होंगे घरों में हम पुट्टी करते हैं, यानी सतह जो है उसको बिल्कुल चिकनी बना रहे हैं दीवारों की सतह को, तो उसका बनाने के लिए भी हम क्या काम ले रहे हैं, पीओपी काम ले रहे हैं। अब लास्ट में इसमें दे रखा है आपको क्रिस्टल का जल। क्रिस्टल का जल क्या होता है, लवण के 1 सूत्र इकाई में, यानी 1 इकाई लवण की है और उसमें जल की
कुछ निश्चित अणुओं की संख्या होती है और उसे ही क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। तो एक इकाई के अंदर, लवण की एक इकाई के अंदर जितने उसके क्रिस्टल में जितने जल के अणु होते हैं वो क्रिस्टलन का जल कहलाता है। जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में क्रिस्टलन के जल कितने होते हैं? 5। अभी हमने पढ़ा सोडियम कार्बोनेट, धोने वाला सोडा है, उसमें क्रिस्टलन के जल की संख्या कितनी है? 10। और उसके बाद है कैल्शियम सल्फेट, इसके अंदर जो कि हमने जिप्सम पढ़ा, उसमें क्रिस्टलन का जल जो है उसकी संख्या कितनी है? 2। तो ये संख्याएं भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इस पाठ में जो सारी चीज़ें थी, अम्ल, क्षारक और लवण, वो सारी आपको बता दी गई हैं। इसके बाद अगला जो अध्याय है, तीसरा अध्याय, हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। धन्यवाद।